अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म एक ऐसा ताल्लुक़ है जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान होता है। इस ताल्लुक़ के अंदर दोनों मेंबर्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, दोनों को फ़ायदा मिल रहा होता है, दोनों इस इंटरेक्शन से फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा होता। इसकी पहली एग्जांपल है टर्माइट्स और प्रोटोज़ोआ। बेटा, इस प्रोटोज़ोआ का नाम है ट्राइकोनिम्फस। टर्माइट जिसे हम उर्दू में दीमक कहते हैं, जो हमारी जो लकड़ी से बनी हुई अशियाँ हैं, दरवाज़े हैं, चेयर्स हैं, बेंचेस हैं, इन पर अटैक करती है। चूँकि ये दीमक, ये टर्माइट वुड यानी कि लकड़ी को एज अ फूड इनटेक करती हैं। लकड़ी चूँकि आपको पता है कि ये प्लांट से ली जाती है और प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद होती है। सेलुलोज बेसिकली एक पॉलीसेकेराइड है जो बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। टर्माइट के पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता जिसकी मदद से सेलुलोज कम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हो सके। टर्माइट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो टर्माइट की गट में प्रोटोज़ोआ होता है, ट्राइकोनिम्फस। जैसे ही टर्माइट इनटेक करती है वुड की, ये वुड जो सेलुलोज है ये पहुंचती है गट में, तो ये प्रोटोज़ोआ सेलुलेज एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। और जब ये सेलुलेज एंजाइम की मदद से इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल शुगर। अब इन सिंपल शुगर को टर्माइट भी एज अ फूड यूटिलाइज़ करती है, इसको एसिमिलेट करती है, और जो प्रोटोज़ोआ है वो भी इस सिंपल शुगर को इनटेक करता है और एसिमिलेट करता है। ठीक है जी। तो इस तरह से प्रोटोज़ोआ को क्या फ़ायदा मिला कि इसको टर्माइट की गट में शेल्टर मिल गया, फूड मिल गई, और बदले में टर्माइट को फ़ायदा क्या मिला कि टर्माइट को सेलुलेज एंजाइम मिल गया जिसकी मदद से सेलुलोज सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गई। दोनों को फ़ायदा मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हनी बैजर और हनी गाइड। हनी बैजर फॉरेस्ट में रहने वाले एक एनिमल हैं। हनी बैजर्स के जो 4 लिम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाइंड लिम्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। हनी बैजर नाम से जाहिर है कि एज ए फूड हनी, शहद को यूज़ करता है, लेकिन ये शहद को फाइंड नहीं कर पाता। तो इसकी जो दूसरा मेंबर है वो है हनी गाइड बर्ड। अब हनी गाइड एक बर्ड है। हनी गाइड बर्ड दरख्तों के अंदर जो बी हाइव्स होते हैं उनको तलाश कर लेता है, लेकिन हनी गाइड बर्ड की बीक का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वो हनी कॉम्ब को तोड़ नहीं सकता, उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उससे शहद नहीं ले सकता। तो हनी बैजर एनिमल हनी गाइड बर्ड को फॉलो करता है और अपने स्ट्रॉन्ग 4 लिम्स और हाइंड लिम्ब की मदद से दरख्तों की ऊपर चढ़ता है और अपने पावरफुल 4 लिम्स की मदद से, अपने हाथों की मदद से, अपने बाजू की मदद से हनी कॉम्ब को तोड़ता है और उसमें से शहद निकल आता है। अब इस शहद को हनी गाइड बर्ड भी यूज़ करता है और हनी बैजर भी यूज़ करता है। तो ये ताल्लुक़ भी बता रहा है कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। हनी गाइड बर्ड को ये फ़ायदा मिल गया कि उसकी शहद तक जो शहद की इंटेक है
जो हनी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई, और जो हनी बैजर एनिमल है उसको शहद का जो बी हाइव है, जो हनी कॉम्ब है, वो मिल गया, तो दोनों को फ़ायदा हो गया। थर्ड एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हवा में मौजूद गैशियस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि पौधे इसको एसिमिलेट कर सकें, इसको यूज़ कर सकें, इसको यूटिलाइज़ कर सकें, और इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकें। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गैशियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, वो कहलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी फलियां होती हैं, जैसे कि बीन्स हो गए, जैसे कि मटर हो गए, पीज़, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि तमाम दालें हैं, पल्सीज़ हैं, चने वगैरह, ग्राम्स, इन पौधों की रूट्स पर रूट नोड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन पौधों की रूट्स हैं, और रूट्स पर इस तरह से रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिसको कहते हैं राइजोबियम। इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटे? राइजोबियम। अब इस बैक्टीरिया को शेल्टर मिल गया, रूट्स से फूड मिल गई, और बदले में इसने क्या किया कि जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में नाइट्रोजन मौजूद है, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, ताकि पौधे इसको यूज़ कर सकें। तो दोनों को फ़ायदा हो गया। दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है कॉमन्सलिज्म। ये आखिरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कॉमन्सलिज्म एक ऐसा ताल्लुक़ है जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान में होता है। एक स्पीशी के मेंबर को तो फ़ायदा मिल रहा होता है, दूसरी स्पीशी के मेंबर को ना ही नुकसान हो रहा होता है, ना ही कोई फ़ायदा मिल रहा होता है। इस ताल्लुक़ को कहते हैं कॉमन्सलिज्म। इसमें एपीफाइट्स और लार्जर प्लांट्स। एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, और ये बड़े जो बड़े दरख्त हैं उनकी बार्क के ऊपर ये रिलाय करते हैं, और इन बार्क्स के, इनके तनों के, इनकी स्टेम के अंदर मौजूद जाइलम और फ्लोएम से ये अपना फूड और वाटर और मिनरल्स की इंटेक करते हैं। ये ख़ुद तो फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन जो बड़े पौधे हैं उनको कोई फ़ायदा और कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी एग्जांपल है सकर फिश। इसे कहते हैं रेमोरेस। ये साइज़ में छोटी होती हैं, इनके सकर्स लगे होते हैं। ये अपने सकर की मदद से शार्क्स, जो बड़ी मछलियां हैं, उनके ऊपर ये अटैच हो जाती हैं, और शार्क इन छोटी मछलियों को ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रही होती है, और जो शार्क अपना फूड खाती है उस फूड के जो बकाया जात होते हैं, जिसको डिट्रीटस मटेरियल कहते हैं, वो ये छोटी मछलियाँ सकर फिश रेमोरेस यूज़ कर लेती हैं। अब इसमें जो सकर फिश हैं इनको तो ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रही है और फूड भी मिल रहा है, लेकिन बदले में शार्क को ना ही कोई फ़ायदा मिल रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन्सलिज्म। तो यहाँ पे हमारे जो इकोसिस्टम के इंटरेक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो बेटे आप इन तमाम इंटरेक्शंस को, इनमें मौजूद इनकी टाइप्स को, इनकी एग्जांपल्स को, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी बहुत अहम हिस्सा है, शॉर्ट क्वेश्चन का बहुत अहम हिस्सा है, और MCQs का बहुत अहम हिस्सा है। उसके बाद हम
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इकोसिस्टम का बैलेंस, और उस बैलेंस के ऊपर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, इंसानों का उस पर क्या असर है, हमारी वजह से इकोसिस्टम के अंदर कौन सी तब्दीलियां आ जाती हैं, हमारा इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन इम्पैक्ट। तो अगर हम देखें तो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो नेचर ने कैसे कायम किया हुआ है, वो तवाज़ुन नेचर ने कैसे कायम किया हुआ है। इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान इंटरेक्शंस को लेकर, जैसे हमने पढ़ा कि प्रेडेशन एक इंटरेक्शन है। प्रेडेशन की वजह से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो बैलेंस रहते हैं, वो चेक पे रहते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई भी ज़्यादती नहीं होती, कोई भी कमी नहीं होती, बल्कि एक तवाज़ुन मेंटेन रहता है। अगर प्रेडेटर ख़त्म हो जाएं या प्रे ख़त्म हो जाएं तो उस नतीजे में ये इकोसिस्टम का जो बैलेंस है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब हम प्रेडेटर और प्रे का जो नेचुरल हैबिटेट है, जब हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ से। सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायो मतलब लाइफ, जियो मतलब अर्थ, केमिकल साइकिल, कोई भी ऐसा केमिकल, वो नाइट्रोजन है, वो कार्बन है, वो सल्फ़र है, जब ये केमिकल्स लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड दोनों के दरमियान में साइकिल की फॉर्म में रोटेट कर रहे हों तो दिस इज़ कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइकिल। जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद पौधों ने एसिमिलेट की, पौधों ने यूज़ की। जब उन पौधों को इंसानों ने और दूसरे एनिमल्स ने इंटेक किया तो ये नाइट्रोजन पौधों से कहाँ आ गई? एनिमल्स में। अब जब पौधे और एनिमल्स दोनों डेड हुए तो बैक्टीरिया और फंजाई ने डिकम्पोज किया। जब डिकम्पोज किया तो यही नाइट्रोजन वापस कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब कोई भी केमिकल रिवॉल्व कर रहा हो नॉन लिविंग और लिविंग वर्ल्ड के दरमियान में, दिस इज़ कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइकिल। और यकीनन ये हमारी जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सी डिस्टर्बेंस आई है। ये तवाज़ुन जो इन्वायरमेंट ने कायम किया हुआ है, जो इकोसिस्टम ने कायम किया हुआ है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ये ताल्लुक़ कायम किया गया है, मेंटेन किया गया है, ये हमारी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ से, हमारे इम्पैक्ट से इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। उस पहली डिस्टर्बेंस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त एक नेशनल प्रॉब्लम है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाना, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह क्या है? गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, मीथेन गैस, ओजोन गैस, ये तमाम वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो अर्थ की लोअर सरफेस पे जाके ट्रैप हो जाती हैं, और जो भी सूरज से आने वाली रोशनी है ये उसको वापस नहीं जाने देती। जब वो रोशनी, वो हीट वेव्स, जब वो हीट रेज ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट रहती हैं तो उससे टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो बढ़ जाता है। आप देखिए, हम अक्सर सुनते हैं इस चीज़ को कि पहले जून जुलाई में इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी ये अब होती है। पहले अक्टूबर नवंबर में मौसम ठीक हो जाता था, जबकि आप आजकल देखें नवंबर का महीना शुरू हुए, आज जो डेट है वो 15 हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप जैकेट्स
और स्वेटर्स का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह हम पिछले साल कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पोल्यूशन में अपनी एक्टिविटीज़ से कमी नहीं की बल्कि इजाफा कर दिया है। ठीक है, और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? यकीनन जब ज़मीन का टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज से बढ़ता है और वो फिर बढ़ा ही रहता है तो उससे जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर आइस कैप्स हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। उनकी मेल्टिंग ज़्यादा तेज़ हो जाती है इन ग्लेशियर्स के बनने से, मतलब पिघलना जो है वो फास्ट हो जाता है और जो न्यू आइस कैप्स हैं वो बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब ये पोलर आइस कैप्स ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो सी लेवल राइज हो जाता है, जैसा प्रॉब्लम मालदीव में आया कि वहाँ पे सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। जब सी लेवल राइज होता है तो अल्टीमेटली जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। जब रिवर्स ओवरफ्लो करते हैं तो फिर फ्लड्स आते हैं, और जब सैलाब आते हैं तो आपको पता है कि सैलाब से बहुत सी तबाहकारियाँ होती हैं। हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है, हमारे जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उसको नुकसान पहुंचता है, और ओवरऑल जो मुल्क की इकॉनमी है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, दीज ऑल आर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ पॉइंट इम्पोर्टेंस। जो दूसरा डिस्टर्बेंस है वो है एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश। एसिड रेन याद रखिएगा, जब हमारे मुआशरे के अंदर लोग अपना इनफरादी ज़िम्मेदारी नहीं समझेंगे कि हमने इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रोल करना है पोल्यूशन को, तो हम कभी भी इज्तमाही लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते पोल्यूशन को। इस पोल्यूशन के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करती हैं जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ से जो धुआं निकलता है वहाँ पे सल्फ़र ऑक्साइड मौजूद होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, और जब ये ऑक्साइड्स वाटर वेपर्स के साथ जाके सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं तो उससे जब बारिश होती है तो फिर वो बारिश सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रखती है अपने अंदर। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। जबकि बायोलॉजिकल जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को, NGOs को ये आइडिया दिया कि अगर हम चिमनीज़ जहाँ से धुआं निकलता है, अगर हम वहाँ लाइकन्स यानी कि एल्गी और फंजाई का जो आपस में ताल्लुक़ है उसको लाइकन कहते हैं, अगर हम इन चिमनीज़ की ओपनिंग पे यहाँ एल्गी मैट्स या लाइकन लगा दें, जो यहाँ से धुआं निकल के बाहर आएगा, एल्गी उसको बायो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए उसमें मौजूद जो डेंजरस, जो हैवी मेटल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो धुआं बाहर आएगा वो फ़िल्टर होके आएगा, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर इस पे अमल किया जाए तो हम एसिड रेन और जो दूसरी एयर पोल्यूशन है उससे यकीनन कम कर सकते हैं। एसिड यू नो दैट कि अगर हम pH स्केल पे देखें तो 7 न्यूट्रल pH होती है, 7 से कम आएंगे तो वो एसिडिक हो जाएगी, और जितना कम आते जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती जाएगी। तो इसकी pH 3 to 6 होती है। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? याद रखिए कि जब एसिड रेन होती है जिस एरिया में, वहाँ पे अगर ये एसिड रेन पानी में जाएगी तो वहाँ की pH को कम कर देगी। जब pH कम हो जाएगी
तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे और जितनी भी वहाँ पे मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डैमेज टू प्लांट्स, आपको पता है कि जब सॉइल की पीएच एसिडिक हो जाए तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और जब न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ज़मीन फर्टाइल ही नहीं होगी, इनफर्टाइल होगी, उसकी पीएच एसिडिक होगी, तो जो हमारे पौधे हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, वो भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। करोजन ऑफ मेटालिक सरफेस, जो मेटालिक सरफेसेस हैं उनकी करोजन शुरू हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द एसिडिक पीएच। वीकनिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं, सीमेंट है, मॉर्टर है, लाइमस्टोन है, ये वीक हो जाते हैं ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ पीएच, एसिड रेन की वजह से। इनकी तमाम मटेरियल्स की डिज़ोल्विंग शुरू हो जाती है, ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं एसिडिक पीएच में। अब ताजमहल को देख लें आप हमारे जो यहाँ लाहौर में बादशाही मॉस्क है वहाँ पे देख लें, जो पत्थर लगा हुआ है वो इस वक्त उस तरह से नहीं है जैसा वो पहले हुआ करता था, ना ही उसकी वो शाइन है, ना ही उसका वो मेटालिक सरफेस है, ना ही उसका वो शाइनी सरफेस है। आपकी बुक में एग्जांपल दी है ताजमहल की, ताजमहल पे जो वहाँ पे जो संगे मरमर के पत्थर लगाए गए थे इस वक्त वो भी फेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एसिड रेन जो है वो पीएच को लो कर देती है। जब पीएच लो होती है तो अल्टीमेटली फिर वहाँ पे मौजूद उस स्टोन में मौजूद जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं, वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। जब उनकी डिसोल्यूशन होती है तो वो अपनी असल हालत में नहीं रहते। दिस इज़ कॉल्ड स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर जो है ये भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द एसिड रेन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है डिफॉरेस्टेशन। आपको पता है एक क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को काट देना, दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एक और टर्म यूज़ करते हैं हम रीफॉरेस्टेशन, कि जहाँ पहले कभी फॉरेस्ट हुआ करते थे लेकिन किसी वजह से वो काट दिए गए, अब दोबारा वहाँ फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे दोबारा से प्लांटेशन हो रही है, इसे कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। एक होता है एफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है कि जहाँ पहले कभी कोई फॉरेस्ट नहीं था और अब ज़रूरत को देखते हुए वहाँ दोबारा से प्लांटिंग की जा रही है, वहाँ दोबारा से दरख्त जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और इसकी ज़रूरत है आजकल। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, ये बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ पैट्रियाटिक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हम सबका नेशनल ड्यूटी है कि हम पाकिस्तान को साफ़ रखें और यहाँ पे दरख्त लगाएं, शजरकारी करें हम। कॉजेज़ क्या हैं? दरख्तों को क्यों काटते हैं हम? दरख्तों को काटने की एक बड़ी वजह हमारे यहाँ वो पॉवर्टी है, वो गुर्बत है। लोग दरख्तों की लकड़ी को काट कर मार्केट में बेचते हैं, उससे फर्नीचर बनाया जाता है, उससे बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है। दूसरा, इस लकड़ी को हम एज अ ईंधन यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस फ्यूल से हम कुकिंग वगैरह और दूसरे जो भी काम है वो उससे लिए जाते हैं। तो ये इसके कॉजेज़ हैं। और फिर आबादी जब बढ़ी तो लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ गई, तो नई आबादियाँ, नई सोसाइटीज़ बनाने के लिए भी हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी। जब आबादी बढ़ी तो लोगों की जो खुराक की ज़रूरत है वो भी बढ़ गई, तो फसलें उगाने के लिए भी हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ा। तो जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, हैबिटेट नहीं होगा, तो यकीनन जो वाइल्ड लाइफ है वो भी नहीं होगी। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसके? जब हम दरख्तों को काटेंगे, आपको पता है कि जो दरख्त होते हैं वो किसी भी इकोसिस्टम में एज अ नेचुरल बफर काम कर रहे होते हैं। जो CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं,
पौधे यही CO2 दिन की रोशनी में यूज़ करते हुए अपनी खुराक बना लेते हैं, और जो ऑक्सीजन पौधे दिन में रिलीज़ करते हैं उस ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन का लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फॉरेस्ट जो हैं वो नेचुरल बफर होते हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये जो नेचुरल बफर है ये भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड यू नो दैट कि वो ग्रीन हाउस गैस है, इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, दरख्तों की जो जड़ें होती हैं ये सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखती हैं, इंटैक्ट रखती हैं। दरख्त नहीं होंगे तो सॉइल एरोजन हो जाएगी, ज़मीनी कटाव हो जाएगा। जब दरख्त नहीं होंगे, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, वेपर नहीं बनेंगे तो बारिशें भी नहीं होंगी। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। लैंडस्लाइडिंग होगी कि दरख्त अगर हों तो वो तो मट्टी के पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखते हैं, लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। अगर हो भी तो दरख्त उसको एज अ बैरियर रोक लेते हैं। नेक्स्ट जो डिस्टर्बेंस है दैट इज़ द अर्बनाइजेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन? लोगों का देहातों से शहरों में आ जाना, दिस इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, दिस इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। इसकी वजह क्या है? लोग क्यों देहातों से शहरों में आते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की गई हो, कि जो लोग देहातों में हैं उनको भी वही सहूलियात हों, सेहत की, तालीम की, और जो बाकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, और जो शहरों में हैं उनको भी वैसे। लेकिन ऐसा है नहीं। तो लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात, सेहत और जो तालीम है उसको बेहतर करने के लिए शहरों में आते हैं। देहातों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने वसाइल ही नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं। तो जॉब्स के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने के लिए लोग देहातों से शहरों में आते हैं। ये इसकी वजूहात हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ज़ाहिरी बात है, जब लोग देहातों से शहरों में आएंगे तो शहरों के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे, और जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। जब रिसोर्सेज कम हों और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाए, दिस इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। इसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। और जब आबादी में इजाफा हो तो यकीनन फिर फूड के लिए भी कंपटीशन है, स्पेस के लिए भी कंपटीशन है, और जो बाकी वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके लिए भी कंपटीशन है। आप अक्सर देखते होंगे, आपने नोट किया होगा या सुना होगा कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर 1 या 2 पोस्ट होती हैं और उस पर हज़ारों लाखों लोगों ने अप्लाई किया होता है, और उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, और उन्होंने एक अपने उस तालीम से कम पोस्ट पे अप्लाई किया होता है। ये सब चीज़ें उस वक़्त होती हैं जब ओवर पॉपुलेशन होती है, व्हेन देयर इज़ अर्बनाइजेशन, जब वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो, जब ओवर पॉपुलेशन पे कंट्रोल ना किया गया हो, जब लोगों को अवेयरनेस ना दी गई हो। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने वसाइल जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करें, और अवेयरनेस दें कि लोगों को अवेयरनेस दें कि हाउ वी कैन कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसके बारे में जो भी आपके जहन में सवालात हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनकी एग्जांपल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड में लॉन्ग के हवाले से म्यूचुअलिज़म, कॉमन्सलिज़म, सेम ऐसे ही एसिड रेन, इसके इफ़ेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं, इनके कॉजेज़ आ सकते हैं, इनके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं,
और फिर इसके अलावा जितनी भी एग्जाम्पल्स दी गई हैं इन टॉपिक्स के अंदर, एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन्सलिज्म, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। घर पे रहें, महफूज रहें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, ये आपके पढ़ाई के दिन हैं, और हमेशा खुश रहें। जज़ाकल्लाह खैर।